हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। आज जो क्लास है क्लास 12 आर्ट्स वालों के लिए, जिनका सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, जिसे हम लोग हिंदी में समाज शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो उसी का जो है आज वीडियो नंबर 3 है, यानी पार्ट 3 है, जिसमें आप 21 से लेके 30 तक के प्रश्नों को आप अपनी भाषा में समझेंगे, जिसे आपको रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आइए पहले हम लोग रटना नहीं समझना शुरू करते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न को जो है देखिए, 21 नंबर प्रश्न है, हिंदू धर्म की दो विशेषताओं का वर्णन करें। हिंदू धर्म की दो विशेषता क्या है? पहला विशेषता कि हिंदू धर्म के लोग जो है बहुदेवतावाद होते हैं, मतलब बहुत सारे देवताओं को जो है मानते हैं। दूसरी विशेषता, हिंदू धर्म में जो है जातियों की उपजाति पाई जाती है, मतलब एक जाति के अंदर जो है 7 गो जाति पावल जाता है। आप सुने हैं कि नहीं? तो 2 गो विशेषता है हिंदू धर्म के। पहला, ये बहुदेववाद, मतलब कि बहुत सारे देवताओं को मानते हैं। दूसरा, इनके जातियों के अंदर उपजाति पाई जाती है। ये 2 हो गया विशेषता। अब जो है देखिए 22 नंबर, मोक्ष पर एक निबंध लिखें। देखिए कोनो कोनो साधु संत के देखिएगा, वो कहता है कि हम जो है मोक्ष प्राप्ति कर लिए। ये मोक्ष मतलब होता क्या है? जब हम लोग दुख और समस्याओं से पूरा दूर हो जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कहले है कि मोक्ष पर एक निबंध लिखें। आपके नोट्स में जो है बहुत बढ़िया से लिखल गई है, हम यहाँ पे समझाएंगे भी। अब कहेंगे सर नोट्सवा कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में एगो लिंक होगा SGS क्लासेस का, वो लिंक पे क्लिक कीजिएगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए और सोशोलॉजी का नोट्स जो है आप खोलिए, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, अब जो है आप कहेंगे सर मोक्ष पे अब बताइए। तो देखिए मोक्ष क्या है? जब हम अपने अंदर के दुखों को अंदर ही निपटा देते हैं, तो हम लोग जो है एक मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जब आपके अंदर जो भी दुख है, समस्याएं हैं, आप किसी से जो है मदद नहीं ले रहे हैं, अपने आप जो है उस दुख समस्या को दूर कर लिए, तो समझिए कि आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो गई। समझे मोक्ष क्या है? तो अपने दुखों को अपने से ही खत्म करना ही जो है मोक्ष प्राप्ति कहलाता है। ये कब होता है? तो जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप रामायण महाभारत जो है बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, शांत रहेंगे, एक जगह पे जो है ध्यान करेंगे, इस सब से जो है मोक्ष की प्राप्ति होता है। ठीक है, अब जो है देखिए 23 नंबर, जाति के 2 प्रकारों का उल्लेख करें। अब देखिए जाति के 2 प्रकार का है, तो आप जो है जब नोट्स देखे होंगे तो नोट्स में जो है बहुत सारी जो है लिखी हुई होगी। तो हम जो है आपको बताते हैं जाति के 2 प्रकार का है। पहला है अंतर विवाह। जाति के पहला प्रकार में है अंतर विवाह। अब ये अंतर विवाह क्या होता है? तो जाति के मानने वाले लोग जो है अपने जाति से ही जो है अपने बेटी बेटियों का जो है विवाह करते हैं, यानी जाति के पहला प्रकार में अंतर विवाह हुआ। अंतर विवाह में डैश देके आप लिखेंगे कि जाति के मानने वाले लोग जो है अपने बेटे बेटियों का शादी जो है अपने जाति में करते हैं। जिसे मान के चलिए हम जो है एगो जाति के हैं, मान के चलिए, तो हम अपने जाति के लोग से ही जो है विवाह करेंगे, ऐसा थोड़े दूसरे जाति के लोग से विवाह करेंगे, है कि नहीं? तो ये जो है जाति के पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार में आप पढ़े होंगे कार्य विभाजन। जाति के अनुसार जो है कार्य विभाजन कर दिया जाता है। जिसे कोई मान के चलिए लोहार जाति के है तो लोहा वाला काम करेगा, कोनो जो है हलवाई जाति के है तो खाना बनाने वाला काम करेगा, कोनो जो है यादव है तो यादव है तो यादव के कहा जाता है कि गाय भैंस पाले वाला काम करेगा, कोनो जो है ब्राह्मण है तो पंडित का काम करेगा। तो जाति के अनुसार जो है हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं, काम को बांट देते हैं। तो जाति के 2 प्रकार में पहला अंतर विवाह, जिसमें जाति के अंदर ही विवाह होता है, और दूसरी प्रकार में जो है का तो कार्य विभाजन, यानी जाति के अनुसार कार्य का बंटवारा कर देना। आगे लिखल है सामाजिक परिवर्तन के 4 कारकों को लिखें। समाज में परिवर्तन होगा, किन किन वजहों से होगा, वो 4 वो कारण आपको लिखना है। पहला याद रखिएगा उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद से जो है क्या होगा, तो समाज में परिवर्तन होगा। अब आपके मन में प्रश्न आया कि सर ये उपनिवेशवाद क्या होता है?
उपनिवेशवाद होता है कि दूसर जगह के आदमी हमनी के यहाँ जब आके जो है बिजनेस शुरू करेगा, उसे हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। चाहे हम लोग कहीं दूसरे जगह जाके बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो कहलाएगा उपनिवेशवाद। ठीक है, तो उपनिवेशवाद आप समझ गए। तो सामाजिक परिवर्तन के 4 कारकों का पहला कारक है उपनिवेशवाद, दूसरा है औद्योगिकीकरण। अब कहेंगे सर ये औद्योगिकीकरण का है? औद्योगिकीकरण मतलब अपन क्षेत्र में अपने से बिजनेस को स्टार्ट करना, वो जो है औद्योगिकीकरण है। तीसरा है संस्कृति। सामाजिक परिवर्तन में अगर हमने के प्राचीन संस्कृति बनाए हुए हैं तो समाज विकास करेगा, नया नया संस्कृति बनाइए। चौथा है पश्चिमीकरण, यानी पश्चिमीकरण के जो संस्कृति हम लोग अपनाए हुए हैं उसे छोड़ दीजिए, नया नया बनाइए, तब विकास करेगा। तो ये 4 वो कारक कौन कौन? उपनिवेशवाद, औद्योगिकीकरण एंड पश्चिमीकरण एंड उसके बाद संस्कृति। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, मध्यम वर्ग की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। मध्यम वर्ग मतलब समझते हैं, ना ही अमीर और ना ही गरीब, बीच बीचवा में रहता है, उसको जो है मध्यम वर्ग हम लोग कहते हैं। अब मध्यम वर्ग के जो है आपसे पूछ दिया कि 2 को जो है विशेषता को जो है लिखिए, तो जानते हैं पहला विशेषता क्या होगा उसका? मध्यम वर्ग के लोगों का पहला विशेषता है कि पढ़ लिख के किसी के यहाँ नौकरी करना। पहला कि पढ़ लिख के नौकरी करना, ये पहला जो है विशेषता है। मध्यम वर्ग के लोग ये हमने के माई बाबू क्या कहता है कि पढ़ लिख ले बेटा और एगो नौकरी कर, तो पहला विशेषता है। दूसरा विशेषता क्या है? तो ये जो है अपनी जो है परंपरा को जो है, जो पुरानी परंपरा चलते आ रहे हैं, उसी परंपरा को जो है जीवन के अंत तक मानते रहते हैं कि हमारे दादा ऐसे किए थे तो हम भी ऐसे ही करेंगे, तो परंपरा को मानते रहते हैं। तो ये जो है मध्यम वर्ग की 2 विशेषताओं का उल्लेख करेला आएगा, तो आप कर नहीं सकते हैं। पहला कि मध्यम वर्ग की पहली विशेषता कि लोग पढ़ लिख के नौकरी करना चाहते हैं, मालिक बनना नहीं चाहते हैं। दूसरी है कि ये लोग जो है पुरानी परंपराओं को जो है जब तक जिंदा रहते हैं तब तक मानते हैं। ठीक है, जब हम लोग समाज शास्त्र पढ़ते हैं तो समाज से रिलेटेड ही बातें होती है। अब इसमें कोनो शब्द ऐसा आता है जो आपको समझाने के लिए बोलना पड़ता है, तो ये मत समझिएगा कि हम अपने से बना के बोल रहे हैं। अब बना के भी बोल रहे हैं तो सिर्फ आपको आसान भाषा में समझाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है सर, अब जो है नेक्स्ट देखिए, लौकिकीकरण से जो है आप क्या समझते हैं? ये लौकिकीकरण से जो है आखिर आप समझते क्या हैं? तो देखिए आप नोट्स में भी पढ़े होंगे कि लौकिकीकरण जो है धार्मिक और राजनीतिक सत्ता का पृथकीकरण है। लौकिकीकरण का है तो जब धर्म को और राजनीति को अलग अलग कर दिया गया कि धर्म के अनुसार राजनीति नहीं लड़ जाएगा और ना ही राजनीति के अनुसार धर्म रहेगा। जब दोनों को अलग अलग कर दिया गया तो एगो विधि द्वारा किया गया और उसका नाम रखा गया लौकिकीकरण। बात आपको समझ में आई? लौकिकीकरण से आप क्या समझते हैं? लौकिकीकरण से हम यह समझते हैं कि धार्मिक और राजनीतिक को जो है अलग अलग करके इन दोनों को जो है शांति पूर्वक कार्यों का संपन्न करना। अब धार्मिक और राजनीतिक कितनों अलग कर दिया जाए, लेकिन बिना धर्म के राजनीति अगर ये होता नहीं है। आप भी जानते हैं धर्म जाति को रिलेट करके नेता लोग वोट लेते हैं, जीतला के बाद कौन जाए कहाँ केकरा मतलब है कि नहीं? आई तो लौकिकीकरण आप समझ गए सर। देखिए आप जब इसको समझ लेते हैं तो आप एक बार क्या करेंगे सर, नोट्स को पढ़ेंगे। जब एक बार हम आपको समझा दिए, एक बार आप नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद अपने से एक बार जो है उसका आंसर राइटिंग कीजिए। मतलब कि क्वेश्चन हिंदू धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन करें। हम एक बार समझा दिए वीडियो में, आप समझ भी गए, एक बार आप नोट्स पढ़ लिए, उसको अलग कॉपी में अब इस क्वेश्चन को बनाइए। उसके बाद देखिए जीवन में अगर आप कभी भूल जाते हैं इस वीडियो को, कुछ आप आके हमको बोल सकते हैं, है कि नहीं? आइए 27 नंबर क्वेश्चन को जो है हम लोग देखते हैं। ग्राम एवं नगर के बीच अंतर स्पष्ट करें। ग्राम मतलब कि गांव और नगर मतलब शहर, इनके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला अंतर कि गांव में जो है प्रदूषण कम होता है, नगर में प्रदूषण ज्यादा होता है। गांव में जनसंख्या घनत्व जो है कम होता है, मतलब कि दूर दूर घर रहता है गांव में,
लेकिन शहर में एकदम सटा सटा के बनैले है सब, तो जनसंख्या घनत्व यहाँ पे अधिक है। गांव में जो है मुखिया प्रधान होता है, लेकिन नगर में वार्ड पार्षद होता है। ये सब अंतर है कि नहीं है? तो ये सब याद करे वाला है। आप भी जो है बहुआ लेखा कर रहे हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक की 2 समस्याओं का उल्लेख करें। देखिए भारत जो है अनेक धर्मों का जो है देश है, ठीक है। तो अनेक धर्मों में एक मुस्लिम धर्म भी जो है हमारे देश में है। तो इन लोगों के सामने समस्याएं कौन कौन सी है? देखिए पहली समस्याएं ये है कि इन लोगों को जो है राजनीति के लिए यूज किया जाता है, लेकिन राजनीति में उच्च पद पे नहीं इन्हें बैठाया जाता है। तो इनकी जो है पहली समस्या है कि इनको जो है वोट बैंक समझ के राजनेता लोग वोट लेते हैं कि मुस्लिम लोग हमारे भाई हैं, हई हैं, हऊ हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन उच्च पद का है कि मतलब कि मंत्री वाला बड़ा बड़ा पद जो है इन्हें नहीं दिया जाता है, जिनसे ये लोग जो है असंतुष्ट रहते हैं। तो इनकी जो है पहली समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि इनकी जनसंख्या जो है बाकी सब धर्मों के तुलना में कम है, जिनके कारण जो है इन्हें कुछ और भी जो है अराजकताओं का सामना करना पड़ता है, जो आपके नोट्स में जो है बहुत बढ़िया से लिखल गई है। तो जो भी समस्याएं हैं उसको लिखना है, दुए को तो लिखेला है। समस्या तो आप अनेक बता देंगे कि इनके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं। पर्व त्योहार में भी जो है इनके सामने समस्याएं हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है, बाकी धर्मों की जनसंख्या जो है अधिक है। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। और कोनो इसमें बुरा मानने वाला बात नहीं है। क्वेश्चन आया है भाई, हम आपको समझाए हैं, अपन भाषा में इसलिए समझाते हैं कि आपको जो है आराम से समझ में आए। ठीक है सर, आइए 29 नंबर क्वेश्चन, भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। तो 7 जनवरी 1904 से जो है भारत में नगरीकरण की जो है प्रक्रिया शुरू हुई। कब से? 7 जून 2004 से भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हुई, जिसमें जो है भारत के नागरिक कैसे, जैसे भारत के नागरिक आप कब होंगे? जब आपके माता या पिता भारत के हों, या उनमें से कोई एगो जो है भारत की नागरिकता जो है ग्रहण किया हुआ हो, तब आपको जो है भारत में नागरिकता का हक जो है मिल सकता है। आप नहीं समझोगे, फिर से समझाते हैं। मान के चलिए कि आपको जो है कोई कह दिया कि तू भारत के नागरिक नहीं है, तो अभी क्या प्रूफ है कि तू भारत के नागरिक है? तो भारत के नागरिक होने के लिए आपको प्रूफ देना होगा कि हमारे माई या बाबू में से जो है या तो दोनों भारत के होना चाहिए, या तो कोई एगो भारत के होना चाहिए। आई नियम कब से लागू हुआ? 7 जून 2004 से। तो उसी को कहा गया भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया। यहाँ पे नगरीकरण को हटाकर हम लोग नागरिकता भी लिख सकते हैं कि भारत में नागरिकता की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये भी जो है लिख सकते हैं। आइए 30 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को परिभाषित करें। देखिए पश्चिमीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? जब भारत के लोग जो पुराने जमाने में थे, तो उनके पास जो है तनी मनी दिमाग जो है, हमरा लगता है जिसे हम समझावेला बोल रहे हैं कि इनके पास जो है जब कुछ नहीं समझ में आता था, तो पश्चिमीकरण की जो भी संस्कृति थी, तो उन संस्कृति को जो है ये लोग अपना लेते थे। जैसे मान के चलिए कि हम अपन घर में हैं, हम अपन घर में जो है जो भी हो रहा है, कोई फंक्शन हुआ, तो उस फंक्शन में जो है हम कुछ नया नहीं कर पाए, तो दूसरे के घर में गए फंक्शन देखे, तो फंक्शन में जो हमको नया लगा, तो वो अगला बार हम जब अपन घर में फंक्शन करेंगे तो उसमें जो है नया हम उसमें ऐड करेंगे। बात आपको समझ में आई? जैसे कि पहले मान के चलिए हम अपन बर्थडे है, बर्थडे में जो है हम केक काट रहे हैं, मोमबत्ती नहीं जला रहे हैं, काहे कि हमको पता नहीं है कि मोमबत्तियों जलावल जाता है। लेकिन जब दूसरे के बर्थडे में गए तो देखे कि अरे केक के साथ मोमबत्तियों जला रहा है सब, तो अब की बार हम अपन बर्थडे में जो है केक के साथ ही मोमबत्तियों जलाएंगे। तो हम क्या किए? तो कॉपी किए। हम कहां से कॉपी किए? किसी दूसरे के घर से। तो वही होता है पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को परिभाषित करना। पश्चिमीकरण जो है एक सभ्यता थी, एक जो है पश्चिमीकरण जो है संस्कृति थी, जिसे हम लोगों ने जो भी अच्छा लगा उसे हम लोगों ने अपनाया,
तो यही प्रक्रिया जो है पश्चमीकरण की प्रक्रिया कहलाई। तो सोशियोलॉजी के ये तीसरा पार्ट में हम लोग 30 को क्वेश्चन किए, इस सब के जो है बउआ की तरह हम आपको समझाएं। अब कहेंगे नोट्स, तो नोट्स के लिए हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, एसजीएस क्लासेस जो है आपको डाउनलोड करना होगा, रजिस्ट्रेशन कीजिए उसमें, उसके बाद उसके नोट्स को लीजिए और गर्दा मचाइए आप एग्जाम में, है कि नहीं। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं, अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।